हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एमपी सेट एंड एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। इनकम टैक्स का यूनिट आज हम टारगेट करेंगे। अगर आप एमपी सेट या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इनकम टैक्स में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे जब ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, जिसका लेक्चर अपलोडेड है और उस लेक्चर को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं through the link given in the description box. So make sure कि आप उन वीडियोस को भी देखें। ऐसे ही हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एमपी सेट एंड एमपीपीएससी के क्वेश्चंस का, क्योंकि दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। वही सेम 10 यूनिट्स आपके एमपी सेट में है और वही सेम 10 यूनिट्स आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में है। इसीलिए हम सब्जेक्ट वाइज उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यूज में हम एक्सप्लेनेशन के साथ उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ताकि हम कंसेप्ट भी साथ साथ रिवाइज करते हुए चलें। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को भी आप देखिएगा और अपकमिंग लेक्चर्स में भी आपको काफी सारे लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश से है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो, टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जामिनेशन हो, एमपी टेट में कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का पोर्शन है या एमपी सेट एग्जामिनेशन है, इन सभी की तैयारी हमारे ऐप पर करवाई जा रही है। सभी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और इसमें हमारे क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपके साथ हैं जो आपको प्रिपरेशन कराने में हेल्प करेंगे और आपका सिलेक्शन कंप्लीट कराने में, सिलेक्शन पूरा देने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी जिनके व्यूज अनलिमिटेड है। मतलब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही बार लेक्चर देख सकते हैं या 2 बार लेक्चर देख सकते हैं। जितने टाइम चाहे आप उतने टाइम तक उन लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो क्लासेस हमारे क्वालिफाइड एजुकेटर्स रिकॉर्ड करके आपको भेजते हैं, जिसमें वो सीए क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं और जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। अब टॉपिक पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आपको दिए जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। नोट्स को डाउनलोड कीजिए और उसे प्रिंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा है कि हमारे नोट्स आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, यानी कि उसमें हिंदी का पोर्शन भी है और उसमें इंग्लिश का पोर्शन भी है। प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट है, मॉक टेस्ट और क्विजेस है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले सॉल्व करना। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से हमें अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का एक मौका मिलता है। हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि क्या हम अपने क्वेश्चंस, क्या हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन या हमारी जो भी थ्योरी है, कंसेप्ट्स है, उन्हें ठीक से पढ़कर अप्लाई कर पा रहे हैं या कुछ कमी है। उन कमियों को दूर करते हुए जैसे ही हमारा एग्जामिनेशन सामने आता है वहां पर हम अपना परफॉर्मेंस और बेटर कर पाते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन जर्नी में। ओके, सो ये सारे बेनिफिट्स, और अगर इन सब चीजों को लेकर आपको टेंशन है, प्रॉब्लम है, तो इसका सिर्फ एक समाधान है, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको, जिनसे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। जल्दी से चेकआउट कीजिए और अपना फेवरेट कोर्स परचेज कीजिए। जिस कोर्स को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक हमारे ऐप से जुड़े नहीं हैं और जो जुड़ चुके हैं वो ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम इनकम टैक्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, इनकम टैक्स में हमारे बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, उसमें से भी एक क्वेश्चन जो था
वो एमपीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट था। ठीक है, सो अगर मैं पूरा कहूं तो 11 क्वेश्चंस ही हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा और आपका कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चे काफी देर से वेट कर रहे हैं कि चलिए मैम क्वेश्चंस कराइए। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैच करना है आपको। लिस्ट 1 में कुछ आइटम्स दिए हैं, लिस्ट 2 में कुछ आइटम्स दिए हैं। क्या है आइटम? लिस्ट 1 में कहा गया है भाई पेंशन स्कीम, पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, अलाउंस। लिस्ट 2 में है हेल्थ केयर फैमिली, सेवरेंस पे, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आइए हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला है पेंशन योजना, व्यक्तिगत सुरक्षा, वित्तीय सहायता और भत्ता। सूची दूसरी में आपको दे रखा है स्वास्थ्य देखभाल, परिवार की स्वास्थ्य देखभाल, सेवरेंस वेतन, भविष्य की निधि और परिवहन भत्ता। मैम ये क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हो बताओ? मैम देखो ये मैच कर रहा है भत्ता और ये भत्ता मैच कर रहा है। मैम डी का 4 मिल गया। अरे ये भी तो देखो कि डी का 4 3 ऑप्शंस में है, कौन सा सेलेक्ट करोगे? बाकी चीजें भी आनी चाहिए, है ना? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को फटाफट से यहां पर, जब तक आप इसको सॉल्व करते हैं तब तक मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम बात करते हैं पेंशन स्कीम की, तो देखिए जब हम सैलरी के बेसिस पर काम करते हैं तो हमारी सैलरी का कुछ हिस्सा फंड में कटता है। सबने सुना होगा, अपने पेरेंट्स के नाम मुंह से सुना होगा, फंड, फंड में पैसा कट रहा है। ये फंड इकट्ठा होते होते आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपको दिया जाता है। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से ले सकते हो, या तो आप सारा पैसा इकट्ठा ले लो या आप उस पैसे को मंथली वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि हमें हर महीने पेंशन के रूप में इसको दे दीजिएगा। तो ये पेंशन स्कीम जो है ये आपका फंड से निकाली जाती है जिसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो पेंशन स्कीम जो है प्रोविडेंट फंड से मैच करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई ए का आंसर तो 3 है और डी का आंसर तो आपने क्वेश्चन देखते ही पहचान लिया था, है ना? तो बस क्या कहना फिर। अब आप कहेंगे मैम अब तो आंसर मिल ही गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे ये देखो जरा, बी में सेम है और सी में भी सेम है। जब तक बी और सी ये जो है इनका आंसर फाइंड नहीं करोगे तब तक अपना आंसर आप लोग टिक नहीं कर सकते। तो ज्यादा चालाकी नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, कई बच्चे अपने मार्क्स इसी वजह से लूज कर देते हैं कि वो क्वेश्चन को पूरा ही नहीं पढ़ते। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और आपको पता है कि कभी भी क्वेश्चन को अधूरा पढ़कर आंसर नहीं करना। ठीक है, चलो मैम पहला आंसर तो मिल गया और दूसरा तो हमने मतलब ऐसे मैच कर लिया, बिल्कुल सेम सेम लग रहे थे, मैच कर लिया। ठीक है, चलो अब बी देखो, पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी, जी हाँ, कैसे मिलती है आपको सिक्योरिटी? आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, हायरार्की नीड्स पढ़ी होंगी आपने, है ना? वो नीड्स होती है ना, बेसिक नीड्स, फिर आपकी फिजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये सब आपने पढ़ा होगा। पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या? आपको जॉब की सिक्योरिटी मिले, आपको हेल्थ की सिक्योरिटी मिले, है ना? यही चाहते हैं हम अपने एम्प्लॉयर से कि वो हमें सिक्योरिटी दे, हमारी जॉब की, हमारे हेल्थ की, है ना? तो पर्सनल सिक्योरिटी में आती है कि जब आप अपने या अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की फैसिलिटी हो, चाहे वो आपकी जॉब की फैसिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन की फैसिलिटी हो, जहां पर भी आपकी पर्सनल सुरक्षा की बात की जाती है वहां पर हम इस तरीके की चीजों को लेकर आते हैं। तो पर्सनल सिक्योरिटी में आएगा आपका हेल्थ केयर फैमिली। ठीक है, तो भाई मिल गया हमें आंसर बी का 1। मैम अब तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता आंसर ढूंढने से। मैम अब तो मिल गया, अच्छी बात है मिल गया, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, है ना? तीसरी चीज है फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि आप लोगों को पैसे से कैसे असिस्ट किया जाए, मतलब आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट कर सकता है आपका एम्प्लॉयर। उसके लिए भाई आपको पता है पे दी जाती है आपको, आप जो भी सर्विसेज देते हैं उसके बदले आपको पेमेंट की जाती है, सेवरेंस पे। और अलाउंस तो हमें पता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, है ना? आपने पढ़ा होगा अलाउंस के बारे में, परक्यूजिट्स के बारे में। तो अलाउंस क्या होते हैं? अदर देन सैलरी जो आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, वो आपके अलाउंस एंड परक्यूजिट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, भाई आप ट्रैवल करेंगे जॉब के लिए तो उसको
पूरा करने के लिए आपको अलाउंस दिया जाता है। तो डी का 4 है और सी का 2। तो ये जो है मैम, ये 3, 1, 2, 4 ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर भी इसको मैच कर लेते हैं भाई। पेंशन योजना, भविष्य निधि भत्ता, परिवहन भत्ता, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल परिवार और वित्तीय सहायता, सेवरेंस वेतन। ठीक है, समझ आ गया। पहला क्वेश्चन हम सभी को क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो सक्सेसफुली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये वाले क्वेश्चन को ना एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया था कुछ फॉल्ट के कारण। क्वेश्चन है आपका, इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ एनी एसएससी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेलेवेंट। कह रहा है कि अगर मुझे किसी भी एसएससी का इनकम टैक्स असेस करना है कि उसने भाई कितनी इनकम कमाई है और उस इनकम पे कितना टैक्स लगना है, उसे असेस करने के लिए कौन सी चीजें रेलेवेंट होंगी। देखो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पूरा का पूरा एक्ट है 1961, 62 जिसमें आपके रूल्स आते हैं, फाइनेंस एक्ट है ना, जो कि फरवरी के मंथ में एट द एंड ऑफ फरवरी जो हमें फाइनेंस बजट दिया जाता है और उसके बेस पे हमारा फाइनेंस एक्ट बनता है ना, वो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो कह रहा है करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है, ऑल आर करेक्ट। अब इसमें हम अपनी कोई टिप्पणी नहीं देंगे है ना, कोई ओपिनियन नहीं देंगे, हम इसको कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स लॉ के कंपोनेंट्स की, सबसे पहले तो इनकम टैक्स क्या है और उससे भी पहले टैक्स क्या है। तो मैम हमें पता है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो खर्चा करती है, जैसे कि हमारे लिए रोड्स बनाना, हमारे लिए डैम्स बनाना और हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, इस पर जो भी खर्चा आता है वो कहाँ से आता है, सरकार करती है। और सरकार पे पैसा कहाँ देते हैं उन्हें, कैसे, टैक्स के रूप में हम उन्हें कर देते हैं है ना, लगान, मूवी देखी है ना सबने, लगान देते हैं उसको। तो टैक्स क्या होता है कि हम जो भी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को है ना, तो जो गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं कर के रूप में, उसे कहा जाता है टैक्स। अब मैम हमें पता है टैक्स ना दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अरे वाह, आप लोगों को तो पता है भाई। मैम डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका बर्डन हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब इतना भारी बर्डन है हमारे कंधों पे मैम, बहुत जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारी हम अपने छोटे भाई बहन को नहीं दे सकते। तो वो हो जाता है मैम डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि मैं कमा रही हूं तो टैक्स भी मैं ही भरूंगी है ना। इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हम अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, मेरा बर्डन था उठा के मैंने किसी और को दे दिया, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हम जीएसटी कहते हैं जिसे है ना, जीएसटी आता है इसके अंदर। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आप कह सकते हैं आपका जीएसटी। ओके, तो मैम ये जो टैक्स है ना, टैक्स के बारे में तो हमने समझ लिया। मैम इंडिया में टैक्स सबसे पहले कब आया था, देखो इसकी शुरुआत हुई थी जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में, ठीक है। फिर वहां से चेंज होते 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 ये हमारा जो एक्ट बना हमारे इंडिया पे जो लागू हुआ वो आता है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट है और जब इसका हम लागू की जो डेट देखते हैं दैट इज 1 अप्रैल 1962, ठीक है। सो इनकम टैक्स एक्ट 5 चीजें आती है इसके अंदर। पहला आता है आपका एक्ट, दूसरा आता है आपका फाइनेंस एक्ट, तीसरे आते हैं आपके रूल्स रेगुलेशंस और चौथा आता है आपका सर्कुलर नोटिफिकेशन। जैसे अगर सरकार को सपोज कोई चीज क्लियर करनी है या कोई इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है तो सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। और फिफ्थ आता है इसका लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स, कि सरकार के द्वारा जो कोर्ट्स में डिसीजन लिए गए वो हम इन्फॉर्म करेंगे हमारे एसएससीज को। इसमें सारे के सारे वो केस लॉ आते हैं जो कि कोर्ट के अंदर केस लड़े गए थे और उनका जो जजमेंट हमारे लिए रेलेवेंट है उसको हम लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है, एक्ट है हमारे पास, रूल्स है हमारे पास, फाइनेंस एक्ट है, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस है, लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट है। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वैसे तो आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। ये बताइए मुझे डायरेक्ट टैक्सेस को जो अथॉरिटी रेगुलेट करती है या फिर मैं कहूं जो अथॉरिटी रूल्स बनाती है उसे क्या कहा जाता है। मैम मुझे पता है इसका आंसर, क्या बताओ।
मैम इसे कहते हैं CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वाओ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपने सीख ली, ये सब चीजें आपको आती हैं, आई नो, और आप लोग बहुत ही अच्छे से रिविजन कर रहे हैं। ये चीजें एज अ रिविजन आपको काम आएंगी, और एग्जामिनेशन में आपको ये लेक्चर याद आएगा कि अरे हाँ, मैम ने वो बात बताई थी हम लोगों को, है ना। तो ऐसे में आपके जो माइंड में ये चीजें फीड है, ये परमानेंटली फीड हो जाएंगी, ठीक है, इतनी परमानेंटली फीड हो जाएगी कि आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो MPPSC द्वारा डिलीट कर दिया गया था, बट मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है करेक्ट सीरियल ऑफ हेड ऑफ इनकम इन इनकम टैक्स लॉ। कह रहा है कि जो इनकम टैक्स में हेड्स होते हैं ना, उसका करेक्ट सीरियल क्या है। आयकर कानून में आय के प्रमुख का सही क्रम क्या है। मैम, ओ मैम, यहां पर ना बहुत आसान है मैम। अगर हमें देखना है ना इनकम टैक्स के लिए कितने हेड्स है, तो मैम सबको पता है 5 हेड्स है। कौन कौन सा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसे हम कहते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर आता है मैम हमारा कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ आता है हमारा अदर सोर्सेस। अब ये चीजें तो सबको पता है कि ये इसका सीक्वेंस है, इसके बेस पर आप इसको आंसर भी कर देंगे। चलो पहले आंसर देख लेते हैं। सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, नो भाई, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए। यहाँ पर तो सीधा हाउस प्रॉपर्टी दे दिया, कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया हमारी बात कि पहले हाउस प्रॉपर्टी आना चाहिए। पहले सैलरी आएगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी आएगा, फिर बिजनेस आएगा, फिर CG, और फिर अदर सोर्स। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आंसर तो आप लोगों को मिल गया, सीक्वेंस भी आप लोगों को पता है, पर यहाँ पर सीखने और याद रखने वाली बात यह है कि इनके सेक्शंस कौन कौन से हैं। जी हाँ, सेक्शंस का पता होना जरूरी है। देखो, जब हम सैलरी हेड को पढ़ते हैं ना, तो हमारा सेक्शन शुरू होता है 15 से 17, जिसमें 15 इसका चार्जिंग सेक्शन है। किसी भी हेड का जो पहला सेक्शन होता है बच्चों, उसका चार्जिंग सेक्शन होता है, जो बताता है कि किन किन चीजों पर हमें टैक्स को चार्ज करना है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है आपका 22 से 27। बिजनेस प्रोफेशन में आता है आपका 28 से 44, और CG में आता है आपका 45 से 55A। अदर सोर्सेज में आता है आपका 56 से 59, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन है, प्लीज इन्हें ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया, बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टैक्स डैश इज नॉट वैलिड, इवेजन, प्लानिंग, अवॉइडेंस या मैनेजमेंट। कर मान्य नहीं है, कौन सा कर मान्य नहीं है। चोरी करना, या बहाना नहीं, चोरी आना चाहिए, टैक्स इवेजन चोरी होता है ना। नियोजन और परिहार या फिर प्रबंधन, क्या है इन तीनों चारों में से। सबसे पहले तो हम इस चीज को पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं टैक्स इवेजन, यानी कि आप कर रहे हैं कर की चोरी, ठीक है। सबसे पहले इसका पर्पस क्या होता है, किस उद्देश्य से करते हैं आप, कि हमें टैक्स पे ही ना करना पड़े। देख रहे हो कितना स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, कि हमें टैक्स पे ही ना करना पड़े, इसीलिए हम टैक्स की चोरी कर लेंगे, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस होता है, अरे इतना टैक्स आ रहा है क्या मेरा, ओहो हो, मुझे नहीं पे करना, मुझे बचा लो, CA साहब मुझे बचा लो, मुझे नहीं पे करना। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, मिनिमाइजिंग टैक्स, मतलब अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करना, ठीक है, टैक्स को कम करने की कोशिश करना। टैक्स प्लानिंग, सूझबूझ से दिमाग लगा के सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट्स करके, डिडक्शंस लेकर, डोनेशंस करके, डिडक्शंस लेकर, इन सब चीजों को यूज करके टैक्स की प्लानिंग करना, टैक्स के लिए खुद को तैयार करना, दैट इज टैक्स प्लानिंग। इसका पर्पस होता है टैक्स एफिशिएंसी, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं टैक्स पे करते रह गई और मैंने बेनिफिट्स नहीं लिए। जैसे डोनेशंस करके बेनिफिट्स होते हैं, आप कोई स्कीम परचेज करते हैं, किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अपना कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं LIC में, इन सब के आपको बेनिफिट्स होते हैं ना। तो ये सारे बेनिफिट्स लेना जरूरी है, तो इसे हम टैक्स एफिशिएंसी के रूप में देखते हैं, जिसे कहा जाता है टैक्स प्लानिंग। अब देखो,
चोरी करना इलीगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और टैक्स अवॉइडेंस लीगल होता है, टैक्स प्लानिंग भी लीगल होता है। टैक्स इवेजन किस लिए होता है? गलत कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। टैक्स अवॉइडेंस में आप जो लूप होल्स होते हैं उनका फायदा उठाते हैं, और टैक्स प्लानिंग में जो लॉ बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स इवेजन किया जाता है आफ्टर द टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस होता है बिफोर द टैक्स लायबिलिटी, और आपका टैक्स प्लानिंग भी होता है बिफोर द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी पता चल गई, उससे पहले आपको अवॉइडेंस का मौका भी मिलता है और प्लानिंग का मौका भी मिलता है। लेकिन चोरी करने के बारे में आप तब सोचते हो जब पता चलता है कि ओ माय गॉड, इतना सारा टैक्स पे करना पड़ेगा, ओ हो, बचा लो सीए साहब, बचा लो, है ना। तो ये चीजें होती है। इम्पैक्ट क्या होता है भाई? टैक्स इवेजन करो, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट। टैक्स अवॉइडेंस में भी आपको पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट मिल जाते हैं, मतलब सजा मिल सकती है अगर आप कोई रूल्स का खंडन करते हैं ना, कोई रूल्स को वायलेट करते हैं। और टैक्स प्लानिंग की कोई सजा नहीं है, क्योंकि ये कोई गलत चीज नहीं है, आप सूझबूझ के साथ अपनी टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब आपने तीनों टर्म्स सीख लिए तो आपको पता चल गया कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा, टैक्स इवेजन इज नॉट वैलिड। टैक्स इवेजन वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। टैक्स की चोरी कर रहे हो और लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ऐसे कैसे? तो ये है आपका टैक्स इवेजन। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे, भी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, certain donations are deductible from GTI under sections dash of income tax act। ओके, देखो, जब हम सारे हेड से इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें चार्ज करते हैं। ठीक है, क्लबिंग ऑफ इनकम्स आ गया आपका, कोई मार्जिनल रिलीफ लगा दिया आपने, ठीक है, फिर आपने उस पर टैक्स लगा दिया, फिर आपने उसमें सरचार्ज लगा दिया, बहुत सारी चीजें कर ली। अब उसमें आप क्या करते हैं, वो तो आता है आपका जीटीआई। जीटीआई के बाद आपको चैप्टर 6A के अंदर, चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शंस मिलती है। ठीक है, यानी कि आप, सरकार आपको प्रमोट करती है, आपको इंकरेज करती है कि आप सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें, है ना। कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार आपका साथ देती है। तो वही साथ देना डिडक्शन के रूप में इनकम टैक्स में देखा जाता है कि भाई अगर आप LIC में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना तो लो डिडक्शन ले लो, 50,000 की, 1 लाख की डिडक्शन ले लो, ठीक है, 75,000 की। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट पर्सन है, डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के साथ, तो लो आप उसकी डिडक्शन ले लो, 75,000, 25,000, है ना, ये सारी चीजें। और यहाँ पर आपसे स्पेशली क्या पूछा, स्पेशली पूछा कि अगर आप डोनेशंस करते हैं तो वो किस में आता है। देखो 80C आता है बच्चों आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, एज अ इन्वेस्टमेंट जो आप फंड्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। 80D आता है डी फॉर डॉक्टर, यानी कि कोई डिपेंडेंट पर्सन आपके ऊपर है ना, जिस पर्सन का खर्चा आप उठा रहे हैं। 80G में आती है आपकी डोनेशंस, क्या आती है? डोनेशंस। तो यही हमसे पूछा गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो कितनी सारी डिडक्शन है चैप्टर 6A के अंदर, आपकी 80C है, 80CCC है, फिर आपकी 80D है, 80E है ना। 80E बेसिकली होती है आपकी जो आप एजुकेशन लोन लेते हैं ना उसके इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, 80G में आपकी डिडक्शंस आ गई, फिर TTA TTB ये रॉयल्टी के लिए होती है, 80U आती है आपकी लास्ट में, है ना। तो आपकी जो डिडक्शंस होती है ये 80C से 80U तक होती है चैप्टर 6A के अंडर। ये सारी डिडक्शंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे स्पेशली यहाँ पे पूछ लिया कि डोनेशंस के लिए कौन सा सेक्शन होता है तो 80G होता है, वैसे ही वो किसी दूसरे का एग्जाम्पल देकर भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है एन SSC resides in his own house। एक SSC है, ये रहा भाई SSC, कितना खूबसूरत SSC है हमारा, देखो खुश है ये, क्योंकि आज हम इसके घर की कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन लेकर आया, हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक SSC अपने घर में रहता है, ये रहा उसका घर, देखो कितना खूबसूरत घर बनाया उसने, हट जैसा, क्योंकि मैम को सिर्फ ऐसा ही घर बनाना आता है। मैम ये तो आपने मंदिर बना दिया चलो मंदिर ही समझ लो, खुद का उसका घर है। ठीक है, खुद का घर है जिसकी वैल्यू है 50 लाख,
और उसका फेयर रेंट है 1 लाख। कह रहा है बताओ इसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, 50 लाख होगी, 5 लाख होगी या 1 लाख होगी। तो भाई मैम ये प्रॉपर्टी उसकी खुद की है, उसमें खुद रह रहा है मैम, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसका जीएवी कुछ भी हो जाए, जीएवी तो नील हो जाएगा मैम डायरेक्टली, है ना, जीएवी नील हो जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर 0। आंसर का तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को इस हेड के अंदर टैक्सेबल करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले कि वो जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो हाउस प्रॉपर्टी एक बिल्डिंग होनी चाहिए, अब हुआ लैंड अपेंडेंट टू, ठीक है, तो जो लैंड जुड़ा हुआ है उसे बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरी चीज है जो टैक्स पेयर है वो खुद उसका ओनर होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेट आउट होनी चाहिए, तो ही हम उसे इस हेड के अंदर टैक्सेबल मानेंगे। ठीक है, अब ये तो सीख लिया मैम, पर ये भी सीखना जरूरी है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, जिसमें हम माइनस करते हैं हमारे म्यूनिसिपल टैक्सेस। और ये म्यूनिसिपल टैक्सेस कौन से होते हैं बच्चों? ये म्यूनिसिपल टैक्सेस होते हैं जो कि ओनर पे करता है। कभी भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि एम्प्लॉय ने टीनेंट ने पे किया है तो उसे हम यहाँ पर डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर ओनर ने डिडक्ट किया है तो हम उसे यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यहां से निकल के आती है आपकी एनुअल वैल्यू। इसमें आप लेते हैं क्या डिडक्शंस। एक आती है अंडर सेक्शन 24, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन लेते हैं, है ना, और अपना रिपेयर कराया है घर या फिर आपने रेनोवेट कराया है उसका डिडक्शन लेते हैं। और वो माइनस करने के बाद यहाँ पर एक और चीज आती है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, 30% ऑफ एबी। दो डिडक्शन आती है, एक होती है 24A जो आपकी 30% डिडक्शन है, और एक होती है 24B जो आपके घर से रिलेटेड आपने अगर लोन लिया था उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है। ये सॉल्व करने के बाद आपकी निकल के आती है टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी। भाई हाउस प्रॉपर्टी हेड ना सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे डायरेक्ट था, क्योंकि हम उसको खुद फील कर पाते थे, है ना। बहुत ही अच्छा हेड ये होता था, इसमें सारी चीजें बहुत क्लियर होती थी, बहुत छोटू सा हेड होता था और बहुत ज्यादा मजा आता था इन क्वेश्चंस को करने में। जरूर इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको क्लासेस में भी करवाए हैं, बहुत मजा आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ना जीएवी कैसे है बताओ, जीएवी कैसे निकलता है ये आप लोगों को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अपना आंसर कि हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। ठीक है, हम कमेंट्स देखेंगे कि किस बच्चे ने सही आंसर दिया है कि जीएवी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक और चीज, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और ऐसे ही हम आप सभी के लिए लेक्चर्स लाते रहें। ओके, चलो, तो मैम अभी तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मैम। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट? इनमें से कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है? मैम हमने पढ़ लिए कि हमारे पास 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, आपका कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो सैलरी दिख रहा है मैम मुझे, अदर सोर्स भी दिख रहा है, कैपिटल गेन भी दिख रहा है, बट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी तो अदर गेन्स के अंदर आता है, ये हेड नहीं है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन आयकर अधिनियम के तहत आय का प्रमुख नहीं है? वेतन, प्रतिभूतियों पर ब्याज, अन्य स्रोतों से आय या फिर पूंजीगत लाभ। तो ये जो ब्याज है आपका सिक्योरिटीज पर, ये आपका कोई हेड ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मंथली पेंशन और रिटायरमेंट इज। देखो रिटायरमेंट के टाइम पर जो आपको पेंशन दी जाती है उस पेंशन को या तो आप कम्यूट कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा ले सकते हैं, या फिर अनकम्यूटेड ले सकते हैं, मतलब पर मंथ ले सकते हैं। भाई जो पर मंथ आप टैक्स मतलब पर मंथ जो आपको पेंशन मिलती है ना बच्चों, वो क्या होती है, वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। तो सेवानिवृत्ति पर मासिक पेंशन क्या है? क्या इस पे छूट मिलती है? क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अन्य स्रोतों से आए हैं, या इसमें आपको सैलरी हेड के अंदर टैक्स भरना होता है, या फिर एक कैजुअल इनकम है? तो इस सैलरी हेड में आपको इसका टैक्स भरना होता है। और मैंने यहाँ पर ये स्लाइड ऐड करी है। पेंशन में देखिए, आप देखेंगे पेंशन के लिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है आपकी कम्यूटेड अनकम्यूटेड, एक है आपकी कम्यूटेड। अनकम्प्यूटेड है, ये हमेशा टैक्स लगेगी अगर आप इसे पर मंथ ले रहे हैं।
कम्यूटेड में दो चीजें हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आप क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव करते हैं पेंशन के साथ में तो आपको 1/3 अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और सिर्फ पेंशन रिसीव करते हैं तो 1/2 यानी कि हाफ अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको क्लासेस में करवाए हुए हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप टाइम टू टाइम इस यूनिट को रिवाइज करें, क्योंकि एक ऐसा यूनिट है जो बार बार अगर रिवाइज ना करें तो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है ना। तो इसलिए प्लीज इसको जरूर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। तो भाई कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बट प्रोडक्शन टैक्स यानी कि कुछ चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा, जो कि अब बन चुका है हमारा जीएसटी। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात जहां पर आई जीएसटी ऐसे पहुंच जाता है कि अरे मैं आ गया टैक्स लगाने। प्रोड्यूसर कहता है भाई सामान बनाने तो दो, अभी तो सिर्फ रॉ मटेरियल लाया हूँ, तुम पहले ही टैक्स लगाने आ गए। अरे बनाने तो दो कुछ मुझे, तब तो टैक्स पे करूंगा, रुक जाओ भाई रुक जाओ। जीएसटी ऐसे कूद पड़ता है कि अरे अब तो मैं ही हूँ, बस मैं ही लूंगा टैक्स, इनडायरेक्ट सारा मेरे ऊपर बर्डन है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मजे कर रहा हूँ। तो जीएसटी ऐसे आ जाता है और ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कौन सा हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो प्रोडक्शन टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, गिफ्ट टैक्स या उत्पादन कर। तो उत्पादन कर यहाँ पर हमारा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, टैक्स मैनेजमेंट इज डन। देखो टैक्स मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो वो होती है आपकी बिफोर टैक्स प्लानिंग। जब कर प्रबंधन किया जाता है तो वो कर योजना से पहले होता है या फिर टैक्स प्लानिंग के बाद होता है, कर योजना के मिड में होता है या कभी नहीं होता। तो भाई टैक्स मैनेजमेंट कब करोगे? टैक्स प्लानिंग से पहले करोगे। क्या होता है इसका मतलब? द मीनिंग ऑफ टैक्स मैनेजमेंट इज टू फुलफिल टैक्स प्रोविजंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विथ प्रिस्क्राइब्ड मेथड एंड ड्यू टाइम so that monetary fine, interest and imprisonment can be avoided। सिंपल टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपको रूल्स बताए गए हैं, जो भी आपको प्रोविजंस बताए गए हैं, उनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ चीजें आती है टैक्स मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि आपको इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करना है, आपको डिडक्शंस का फायदा लेना है, एग्जेम्पशंस आप ले सकते हैं, ठीक है, रिलीफ आप ले सकते हैं, और अपने डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं, नीडफुल एक्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको अपनी गलतियां ठीक करने का मौका मिल रहा है उन्हें ठीक करिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती है आपके टैक्स मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आता है पास से रिलेटेड आपका कोई टैक्स है वो आप ले सकते हैं, टीडीएस ले सकते हैं और टीसीएस भी ले सकते हैं। तो ये है टैक्स मैनेजमेंट के बारे में। वहां पर मैंने इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन को आना था। ठीक है, सो दिस इज योर टैक्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। देखो ये क्वेश्चन आ गया है तो चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जब भी हम कोई इनकम कमाते हैं तो उस इनकम पे टैक्स लगता है, ये हमें पता है, बट वो टैक्स कब लगता है? तो देखो जिस साल में आपने इनकम को कमाया, इनकम अर्न, ठीक है, उसे कहते हैं आपका प्रीवियस ईयर, या फिर आप उसे कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, है ना। और जिस साल आप उस इनकम को असेस करते हैं, मतलब जिस साल आप उस पर टैक्स लगाते हैं, उसे कहा जाता है आपका असेसमेंट ईयर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस साल आपने पैसा कमाया वो है आपका प्रीवियस ईयर, या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर। और जिस साल आपने उस टैक्स को चेक करने की कोशिश करी कि भाई कितना कितना इनकम को चेक करने की कोशिश करी कि कितना कितना टैक्स भरना है, क्या चीजें लगानी है क्या नहीं लगानी है, तो उसे कहा जाता है आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है, मतलब इस साल मैंने क्या कमाया होगा, मैंने सारा का सारा पैसा कमाया है यहाँ पर, तो टैक्स कब भरूंगी मैं इसका? नेक्स्ट ईयर, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा इसका? 2018 से 2019, है ना। और इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी होती हैं, 5 केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप इस साल की कमाई हुई इनकम पे टैक्स इसी साल चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपका शिपिंग का बिजनेस है, या फिर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, या कोई इंसान है जो इंडिया छोड़कर जा रहा है ना, ये सारे केसेस इसके अंदर आते हैं। आपने डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, आई एम श्योर। तो इसका आंसर 2017-18 का असेसमेंट ईयर क्या बनेगा?
19। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द टर्म पर्सन इंक्लूड्स एज पर इनकम टैक्स लॉ। पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं? तो जहां तक मुझे याद है 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अंदर 7 लोग आते हैं। कौन कौन से? आपका इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, कंपनी आ गई आपकी, ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन आ गया आपका, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया आपका। 5 लोग आते हैं, एचयूएफ, कंपनी, इंडिविजुअल, ठीक है, जॉइंट वेंचर्स। ये देखो इंडिविजुअल, हाँ सही है, 231 इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओपी, लोकल अथॉरिटी एंड जुरिडिकल पर्सन। ये 7 लोग होते हैं जो साथ साथ क्या करते हैं? हम साथ साथ टैक्स भरेंगे, है ना? क्या करते हैं? साथ साथ टैक्स भरेंगे, मिलजुल कर अपन लोग टैक्स भरेंगे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारी आती है पर्सन के अंदर। ओके, क्लियर हो गया? तो बच्चों इसी के साथ जो है आपका ये सेशन कंप्लीट होता है, और यहाँ पर मैंने आंसर्स भी पुट कर दिए हैं 1 to 12। तो आज के सेशन में हमने टोटल 12 क्वेश्चंस को पढ़ा, और 12 क्वेश्चंस को पढ़ा तो यहां पर हमने कम कंसेप्ट्स को सीखा। ठीक है, इतने कंसेप्ट्स को सीखा हमने इस छोटे से सेशन में, और कितना बेनिफिशियल ये हम सबके लिए रहा होगा ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स के पीवाईक्यूज कंप्लीट होते हैं। बहुत कम क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, लेकिन जितने भी पूछे गए थे हमारे लिए फायदेमंद थे। ठीक है ना? तो ये आज का सेशन रहा हमारा, बहुत ही जबरदस्त सेशन, बहुत मजा आया, है ना? और यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को जो है याद दिलाना चाहूंगी ऐप के बारे में, कि आपको क्या करना है। तुरंत से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पुराने जो लेक्चर्स है जिसमें आपको हाल ही में बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर मिला होगा, उसके पीवाईक्यूज पढ़ने हैं। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। ओके, और इन सारे सेशंस का फायदा आप लोगों को उठाना है। कैसे? ऐप डाउनलोड करिए, अपना फेवरेट कोर्स परचेज करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत मजेदार तरीके से हम क्लासेस में पढ़ाई करते हैं, बहुत मजा आता है, और आप लोग भी काफी इंजॉय करेंगे। तो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और ऐसे ही हम अपकमिंग सेशंस में भी आपके लिए और भी यूनिट्स के पीवाईक्यू सेशंस लाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप हर एक चीज अच्छे से पढ़ें, समझें, खुद से भी रिवाइज करें। हम तो करा ही रहे हैं, बट खुद से भी अपना रिविजन जरूर करें। ठीक है, सो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना वीडियो लेक्चर्स को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको ढेर सारा रिविजन करना है, अपनी अच्छी से पढ़ाई करनी है। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।